नमस्कार दोस्तों। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय प्रतापगढ़ के इतिहास विभाग में मैं डॉक्टर आशु हुसैन आप सबका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम इस वीडियो में नवपाषाण काल के बारे में अध्ययन करेंगे या जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों, विश्व के अन्य भागों में नवपाषाण काल का प्रारंभ लगभग 9000 ईस्वी पूर्व में हुआ था, किंतु भारत में नवपाषाणकालीन सभ्यता का प्रारंभ ईसा पूर्व 4000 के लगभग हुआ। भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम नवपाषाणकालीन बस्ती मेहरगढ़, जो वर्तमान में पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है, से प्राप्त हुई थी, जिसकी तिथि लगभग 7000 ईस्वी पूर्व मानी जाती है। 5000 ईस्वी पूर्व के पूर्व यहाँ के लोग मृदभांड का प्रयोग नहीं जानते थे। उत्खनन में यहाँ से कच्चे मकान, पत्थर के कटोरे, सने हुए पत्थर अर्थात ग्राइंडिंग स्टोन तथा पालतू जानवरों की अस्थियां मिली हैं। मेहरगढ़ का दूसरा स्तर ताम्रपाषाण काल से संबंधित है। इस काल के लोग तांबे के प्रयोग से परिचित थे। वे मिट्टी के बर्तन बनाते थे। मध्य भारत के साथ साथ ईरान तथा अफगानिस्तान से भी उनका संपर्क था। वे लोग गेहूं, जौ तथा कपास की खेती करते थे तथा अपने मकान कच्ची ईंटों एवं घास फूस की सहायता से बनाते थे। उनका जीवन अन्य लोगों की अपेक्षा अधिक उन्नत था। भारत में नवपाषाणकालीन संस्कृति के जो अवशेष मिले हैं, उनके आधार पर इसे 6 भागों में विभाजित किया गया है। उत्तरी भारत, विंध्य क्षेत्र, दक्षिणी भारत, मध्य गंगा घाटी, मध्य पूर्वी क्षेत्र तथा पूर्वोत्तर भारत। इन क्षेत्रों से अनेक नवपाषाणकालीन पुरास्थल प्रकाश में आए हैं। इस काल की प्रमुख विशेषता कृषि तथा पशुपालन का प्रारंभ एवं पॉलिशदार पाषाण उपकरणों, विशेषकर हैंडेक्स अर्थात कुल्हाड़ियाँ का निर्माण है। मानव सभ्यता के इतिहास में कृषि के प्रारंभ को एक क्रांति के रूप में देखा गया है। विल डुरेंट के शब्दों में समस्त मानव इतिहास एक प्रकार से 2 क्रांतियों पर आधारित है। नवपाषाणकालीन आखेट से कृषि में संचरण तथा आधुनिक कृषि से उद्योग में संचरण। उत्तर भारत की नवपाषाणिक संस्कृति के अंतर्गत कश्मीर प्रांत के पुरास्थलों का उल्लेख किया जा सकता है। इसमें बुर्जहोम तथा गुफकराल विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। बुर्जहोम नामक पुरास्थल की खोज 1935 ईस्वी में डी टेरा तथा पीटरसन ने की थी। 1960 से 64 ईस्वी के बीच भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की ओर से इस स्थान की खुदाई करवाई गई। गुफकराल नामक स्थान की खुदाई 1981 ईस्वी में A.K. शर्मा ने कराई थी। यहाँ के उपकरणों में ट्रेप पत्थर पर बनी हुई कुल्हाड़ी, बसूली, खुरपी, छेनी, कुदाल, गदाशीर्ष, बैधक आदि उपकरण प्राप्त हुए हैं। पत्थर के अतिरिक्त हड्डी के बने हुए उपकरण भी यहाँ से मिले हैं। इनमें पालिशदार बेधकों की संख्या अधिक है। भेड़, बकरी आदि जानवरों की हड्डियाँ तथा मिट्टी के बर्तन भी खुदाई में प्राप्त हुए हैं। जो गेहूँ, मटर, मसूर आदि अनाजों के दाने मिलते हैं। बुर्जहोम की खुदाई से गड्ढे वाले घरों के अवशेष अर्थात गर्तावास भी मिले हैं। गर्तावास भी यहाँ बुर्जहोम से हमको मिलते हैं, जो यहाँ की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। शवादान के जो उदाहरण हमें मिलते हैं, उनसे पता चलता है कि मनुष्य के साथ साथ पालतू कुत्ते को भी यहाँ पर दफनाने की प्रथा प्रचलित थी। इस प्रकार की प्रथा नवपाषाण काल में भारत में कहीं और प्रचलित नहीं थी। गुफकराल के अन्य उपकरणों के साथ साथ सिलबट्टे तथा हड्डी की बनी हुई सुइयाँ भी प्राप्त हुई हैं। इनसे सूचित होता है कि अनाज पीसने के साथ साथ
वस्त्र सीने की विधि से भी उस काल के लोग संभवतः परिचित थे। यहाँ से प्राप्त बर्तनों में घड़े, कटोरे, थाली, तश्तरी आदि का उल्लेख किया जा सकता है। इनका निर्माण चाक तथा हाथ दोनों से किया गया है। विंध्य क्षेत्र के प्रमुख नवपाषाणकालीन पुरास्थल इलाहाबाद जिले में बेलन सरिता या बेलन नदी के तट पर स्थित कोल्डिवा, महगढ़ा तथा पंचोह है। यहाँ विश्वविद्यालय के प्राचीन इतिहास विभाग द्वारा खुदाइयाँ करवाई गई हैं। कोल्डिवा के नवपाषाण काल के साथ साथ ताम्र तथा लोहकालीन संस्कृति के अवशेष भी मिलते हैं। महगढ़ा का तथा पहचोह से केवल नवपाषाणकालीन अवशेष ही प्राप्त हुए हैं। यहाँ के उपकरणों में गोल समतांत वाली पत्थर की कुल्हाड़ियों की संख्या ही अधिक है। अन्य उपकरण हथौड़े, छेनी, बसूली आदि यहाँ से प्राप्त हुए हैं। स्तंभ गाढ़ने के गड्ढे यहाँ से मिले हैं, जिनसे लगता है कि इस काल के लोग लकड़ी के खंभों को जमीन के अंदर गाड़ कर अपने रहने के लिए गोलाकार झोंपड़ियाँ बनाते थे। हाथ से बनाए गए विभिन्न आकार प्रकार के मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं। यहाँ एक विशिष्ट बर्तन रस्सी की छाप युक्त मिला है। इसकी बाहरी सतह पर रस्सी की छाप लगाई गई है। इसके अलावा खुरदुरे तथा चमकीले बर्तन भी मिले हैं। बर्तनों में कटोरे, तश्तरी, घड़े आदि मिले हैं। कुछ बर्तनों के ऊपर अलंकरण भी मिल रहा है। पशुओं में भेड़, बकरी, सूअर, हिरण की हड्डियाँ आदि मिली हैं। इससे स्पष्ट है कि इन जानवरों को पाला जाता था अथवा शिकार किया जाता था। कोल्डिवा के उत्खनन की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि यह रही है कि यहाँ से धान की खेती किए जाने के प्राचीनतम प्रमाण लगभग 7000 से 6000 ईस्वी पूर्व प्राप्त होते हैं। मिट्टी के बर्तनों के ठीकरों पर धान के दाने तथा भूसी एवं पुआल के अवशेष चिपके हुए मिले हैं। इनसे सूचित होता है कि व्यापक रूप से धान की खेती की जाती थी। अनाज रखने के लिए उपयोगी घड़े तथा मटके भी कोल्डिवा एवं महगढ़ा से मिले हैं। मध्य गंगा घाटी का सबसे महत्वपूर्ण एवं नवपाषाणकालीन पुरा स्थल चिरांद, जो बिहार के छपरा जिले में स्थित है। यहाँ उत्खनन के फलस्वरूप ताम्रपाषाण युग के साथ साथ नवपाषाण युगीन संस्कृति के अवशेष भी मिले हैं। यहाँ के उपकरणों में पालिशदार पत्थर की कुल्हाड़ियाँ, सिलबट्टे, हथौड़े तथा हड्डी और सींग के बने हुए छेनी, बर्मा, बाण, कुदाल, सुई, चूड़ी आदि उल्लेख किया जा सकता है या आदि का उल्लेख कर सकते हैं। घड़े, कटोरे, टोंटी वाले बर्तन, तसले आदि मृदभांड यहाँ से प्राप्त हुए हैं। ज्ञात होता है कि यहाँ के लोग अपने निवास के लिए बांस, बल्ली आदि की झोंपड़ियाँ बनाते थे तथा धान, मसूर, मूंग, गेहूँ, जौ आदि की खेती जानते थे। गाय, बैल, हाथी, बारहसिंगा, हिरण, गेंडा आदि पशुओं से उनका परिचय था। कुछ हड्डियाँ भी प्राप्त होती हैं। बिहार के सिंहभूमि जिले में स्थित बरूडीह तथा उड़ीसा के मयूरभंज जिले में स्थित कुचाई भी नवपाषाणकालीन पुरास्थल हैं। यहाँ से पालिशदार पत्थर की कुल्हाड़ियाँ प्राप्त की गई हैं। कुदाल, छेनी, बसूली, लोढ़ा आदि भी पाए गए हैं। बरूडीह से स्लेटी तथा काले रंग के मृदभांड भी प्रकाश में आए हैं। असम की पहाड़ियों तथा मेघालय की गारो पहाड़ियों से भी नवपाषाण युगीन प्रस्तर उपकरण प्राप्त किए गए हैं। इनमें कुल्हाड़ी, हथौड़े, सील, लोढ़े, मूसल आदि प्रमुख रूप से उल्लेखनीय हैं। हाथ तथा चाक पर तैयार किए गए
मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े भी मिलते हैं। विंध्य तथा गंगा घाटी की नवपाषाणकालीन संस्कृतियों में कुछ विषमताएं दिखाई देती हैं जो भौगोलिक परिस्थितियों का परिणाम है। विंध्य क्षेत्र में शैलाश्रय पहाड़ आदि हैं, जबकि गंगा घाटी में समतल मैदान है। यह दलदल झीलों में परिवर्तित होते रहे हैं। अतः गंगा घाटी में मानव ने घास फूस के घर बनाए, कृषि करना प्रारंभ किया तथा पत्थर के साथ साथ हड्डी तथा सिंग के उपकरण, मिट्टी के बर्तन आदि भी बनाए। गंगा घाटी में पाषाणोपकरण छोटे छोटे हैं। विद्वानों का विचार है कि वर्षा के बाद लोग गंगा घाटी में आते थे तथा वर्षा के दिनों में विंध्य के शैलाश्रयों में लौट जाते थे। इसे ऋतुजन्य प्रव्रजन की संज्ञा दी गई है। विंध्य क्षेत्र के शैलाश्रयों में चित्रकारी मिलती है जो गंगा घाटी में नहीं है। गंगा घाटी के जीवन में एक अनुक्रम दिखाई देता है। यहाँ पाषाण काल के पश्चात ताम्र पाषाण, फिर लोह काल विकसित होता दिखाई देता है। यहाँ द्वितीय नगरीय क्रांति भी हुई थी। निश्चित आवास, चिकने मिट्टी के बर्तन, पाषाण के साथ साथ हड्डी तथा हाथी दांत के उपकरण भी मिलते हैं, जिनका विंध्य क्षेत्र में अभाव अथवा अत्यल्पता है। विस्तृत पैमाने में खेती तथा पशुपालन के साक्ष्य यहाँ मिलते हैं। विंध्य क्षेत्र की मिट्टी बलुई तथा गंगा घाटी की जलोढ़ है, जिसमें खेती अच्छी होती है।